नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और पाकिस्तान के असैनिक परमाणु करार पर भारत का कड़ा एतराज। कहा, पाकिस्तान का देखें ट्रैक रिकॉर्ड। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का धार्मिक सौहार्द पर जोर, नफरत की राजनीति बंद करने की नसीहत। अरबी अखबार अलगात को दिए इंटरव्यू में आतंकवाद पर भी जताई चिंता। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के भाषण की जांच के दिए आदेश। सासाराम और औरंगाबाद में आज करेंगे 2 रैलियां। मायावती भी औरंगाबाद से करेंगी प्रचार का आगाज। पंजाब में किसान आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। बंद की वजह से कल 39 ट्रेनें रद्द। बर्बाद फसलों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। और चाइना ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी। बारिश में धुला कोलकाता T20 मैच। दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से जीती सीरीज। भारत ने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु करार करने से पहले आगाह किया है। भारत का कहना है कि अमेरिका को समझौता करने से पहले परमाणु प्रसार के मामले में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि परमाणु प्रसार के मामले में उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ अमेरिका भारत जैसा समझौता करना चाहता है। When India got this particular deal, it was on the basis of our own impeccable non-proliferation track record. That is the reason why the USA gave us the 123 agreement in 2005, and that is why we got the NSG waiver in 2008. Pakistan's track record is completely different, so we hope that that will be taken into account into any such decision. भारत ने दोहराया कि वो पाकिस्तान के साथ उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बनी समझ के आधार पर बातचीत आगे ले जाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पुष्टि की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन के दौरान पाकिस्तान को एनएसए की बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन पाकिस्तान ने एनएसए स्तर की बातचीत के साथ विदेश मंत्री स्तर की बातचीत करने पर भी जोर दिया था और भारत का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। उफा में बनी सहमति के मुताबिक पहले एनएसए स्तर की बातचीत में आतंकवाद पर बात होनी है। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत को तैयार है। The two NSAs are to meet to discuss all issues connected to terrorism. The DGBSF and the Park Rangers and the DGMOs are to meet to sort out the issues on the border, the firings, the firings and the disturbance at the border, and then the humanitarian dimension of involving fishermen, religious tourists needs to be addressed. So we remain committed to this particular understanding, and we have told that we are ready for a NSA level dialogue. भारत ने नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी के आरोप को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इसके लिए नेपाल के अंदरूनी राजनीतिक हालात को जिम्मेदार बताया। भारत ने उम्मीद जताई है कि नेपाल में संविधान संशोधन प्रस्ताव के बाद सरकार और मधेशियों के बीच का टकराव दूर होगा। काठमांडू में सरकार और मधेशी नेताओं के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। नेपाल में नए संविधान को लेकर मधेशियों के विरोध प्रदर्शन के 54 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गतिरोध जस का तस बना हुआ है। विरोध की वजह से नेपाल में जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित है। हालांकि दवाइयों और पेट्रोलियम से लदे कुछ ट्रकों को ही मधेशियों ने नेपाल में जाने की अनुमति दी, लेकिन 5000 से ज्यादा ट्रक नेपाल सीमा पर भारतीय क्षेत्र में खड़े हैं। नेपाल में विमानों के ईंधन की किल्लत हो गई है, जिसके लिए गुरुवार को नेपाली बोइंग विमानों ने कोलकाता से 66 टन ATF फ्यूल एयरलिफ्ट किया। भारत ने नेपाल में आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों को खारिज किया है। So the need of the hour is Nepal has to set its house in order and has to reach out to its own people in a spirit of reconciliation so that the border obstruction which is currently obstructing movement of traffic from India to Nepal is eased at the earliest. नेपाल में समस्या का हल तलाशने के लिए मधेशी नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले के दौरों की बातचीत बेनतीजा रही थी। नेपाल सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेश नेता राजेंद्र महतो ने मांगे न माने जाने तक आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। जो मिला अधिकार भी छीन लिया गया है, इसके कारण बाध्य होकर के हमें अभी सड़क पर आना पड़ा है और तीसरा मधेश आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ा है। और ये आंदोलन
एक निर्णायक आंदोलन, एक मधेश की जनता अंतिम लड़ाई लड़ना चाहती है। मधेशी नेताओं ने नेपाल सरकार से ठोस आश्वासनों की मांग की है, जबकि सरकार का जोर आंदोलन खत्म कराने पर रहा। हालांकि बुधवार को नेपाली सरकार ने मधेशियों की मांगों के मुताबिक नए संविधान में 3 बदलाव करने पर सहमति जताई थी और संसद में इस बारे में विधेयक पेश करने की बात कही थी। मधेशी नए संविधान में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से नाराज है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। बिहार के सियासी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी धुआंधार प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सासाराम और औरंगाबाद में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रधानमंत्री की कई रैलियों के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि सासाराम और औरंगाबाद में दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंगेर रैली में दिए आपत्तिजनक भाषण की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा कि वो गुरुवार को मुंगेर में प्रधानमंत्री के दिए भाषण की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार की सियासी समर में कल 4 रैलियों को संबोधित किया था। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग प्रचार के दौरान नेताओं के आपत्तिजनक बयानों पर कड़ी नजर रख रहा है। चुनाव प्रचार में आपत्तिजनक बयानों को लेकर कई नेताओं को आयोग की जांच का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर दिया है। बिहार में नवादा की रैली में कल उन्होंने कहा कि विविधता और सहिष्णुता पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संदेश का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री के मुताबिक हिंदू और मुस्लिमों को मिलकर गरीबी से लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवादा की चुनावी रैली में दादरी कांड पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए सभी धर्म के लोगों को मिलकर रहना होगा। क्या हिंदुओं ने मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? मुसलमान तय कर ले कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम गरीबी को परास्त करें। प्रधानमंत्री ने बेतुके बयानों की अनदेखी करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि ये बयान राजनीतिक फायदे के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे पर हमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बातें माननी चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब ने मिलकर के उस रास्ते पर चलना होगा और तभी जाकर के विश्व जो हिंदुस्तान से अपेक्षाएं कर रहा है उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटनाओं पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि विविधता और सहिष्णुता भारत की विशेषता है और लोकतंत्र की सफलता के लिए इन मूल्यों को बनाए रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दादरी मामले के बाद लगातार दूसरी बार देश में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की नसीहत दी है। अरबी अखबार अलगात को कल दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा कि नफरत और डर फैलाने वाले भाषणों पर हर हाल में रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म को सत्ता हासिल करने का साधन नहीं बनने दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक सद्भाव देश के मूल स्वभाव में शामिल है और सभी की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आतंकवाद पर भी चिंता जताई है और इससे निपटने के लिए दुनिया की साझा कोशिशों पर बल दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल की यात्रा पर कल रवाना हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बिहार में दर्ज एफआईआर के खिलाफ कल पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के स्थानीय प्रशासन की शिकायत की। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा और स्थानीय प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने महागठबंधन पर भी हमला बोला और एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के अपशब्दों की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने चुनाव आयोग से ओवैसी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है। चारा चोर, तो चोर माने जो कोर्ट ने निर्धारित किया, फैक्ट फैक्ट है, सच सच है, ये तथ्य है, कोर्ट का फैसला है और उसका केवल हमारा अध्यक्ष ने उल्लेख किया।
कि कोई भयंकर पाप किया, अपराध किया, ऐसा बन के उसके लिए FIR रजिस्टर करना एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष के ऊपर ये बहुत आपत्तिजनक है, गलत है। और बहुजन समाजवादी पार्टी आज बिहार में प्रचार का आगाज करेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज 2 रैलियां करेंगी। पहली रैली बांका और दूसरी औरंगाबाद में होगी। मायावती 6 दिनों में 12 रैलियां करेंगी। बीएसपी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और अब नजर कुछ और खबरों पर। उत्तर प्रदेश में जिला और क्षेत्र पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर प्रदेश भर में मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया। पंचायत चुनाव के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और पुलिस, PAC के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। पंचायत चुनाव 9, 13, 17 और 29 अक्टूबर को 4 चरणों में होने हैं और हर जिले को 4 चरणों में मतदान के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। मतगणना 1 नवंबर को होगी। चुनाव के लिए प्रदेश भर में 78,598 पोलिंग सेंटर्स और 1,78,588 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण में 2 करोड़ 93 लाख मतदाता हैं, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 11 करोड़ 36 लाख है। पंजाब में किसान आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। इससे पहले बर्बाद फसलों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल आंदोलन को 2 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया। बंद की वजह से 39 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्य में बदहाली के लिए राज्य सरकार को दोषी करार दिया है। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि वो किसानों की सभी जायज मांगों को मानने के लिए तैयार है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से पंजाब में दूसरे दिन रेल यातायात पर असर पड़ा। दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पर 39 रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा, जबकि 12 के रास्तों में बदलाव करना पड़ा। वहीं 10 ट्रेनों को रास्ते में ही रोक दिया गया, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों का विरोध प्रदर्शन फसलों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर था। इस बीच कांग्रेस ने भी राज्य में किसानों की बदहाली पर चिंता जताई है। पंजाब में आप देखिए, हमारी जो माझा रीजन है वहाँ शुगर केन का क्रॉप होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसके बाद पैडी पिछले साल उठाई नहीं गई और इस साल भी अभी पैडी की कोई प्रेपरेशन नहीं हो रही। आलू की फसल जो है सारे दुआबे में ख़त्म हो चुकी है और तो इट लीड्स टू टोटल अनाकी है। इधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने फसलों की बर्बादी के लिए राज्य सरकार को दोषी बताया है। पर एकड़ 40,000 रुपए का कंपनसेशन उनको दिया जाए, जो कि पंजाब सरकार अभी 1/10 भी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी उनकी किसानों की इस मांग को समर्थन करती है कि पर एकड़ 40,000 रुपए हर किसान को दिए जाएं। वहीं पंजाब सरकार ने रेल रोको आंदोलन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि वो किसानों की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं और उनकी सभी जायज मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। पर मैं इतना कहना चाहना, किसान जथेबंदी में बेनती करना चाहना है, पंजाब सरकार खास करके मुख्यमंत्री बादल साहब ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਦਰਦ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ मुद्दा रखा है। किसान मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि नकली कीटनाशक की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे पहली बार एक पत्रकार को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इज देयर अ चैलेंज? हर डायरेक्टर, हर एक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस अपना अलग चैलेंज लेके आता है। एक्टर्स इज दैट आपने कॉस्ट्यूम इतना अच्छा दिया है कि मेरा काम आसान हो गया। इसीलिए कॉस्ट्यूम करने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपको हर फिल्म में अलग अलग काम करने को मिलता है। यू नो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस टू हियर कि यू नो हमारा कॉस्ट्यूम इज सपोर्टिंग देम इमोट द इमोशन। नमस्कार, मैं हूँ रुचि और मैं हूँ मानुषी। हमसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल सदन के अंदर विधायक की पिटाई का मामला सामने आया। बीफ पार्टी करने के आरोप में निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद को बीजेपी विधायकों की हाथापाई का शिकार होना पड़ा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने घटना की निंदा की है। विपक्ष ने विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सदन में बीफ बैन के मुद्दे पर अवरोध शुरू हो गया। बीजेपी विधायकों ने निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद का विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति तब बिगड़ गई जब बीजेपी विधायक मारपीट करने लगे। बीजेपी एमएलएज from 6 to 8 in number, they came and some grabbed me by neck, some grabbed me by leg, and some threw blows on my chest, and I really turned unconscious. I don't know what happened. He bleated the sentiments of minority Hindus, and when he entered the today in assembly, when I asked him what you did last night, he said, I will organize such co-beef parties in Kashmir. 1,000 such parties I will organize, all by virtue of the provocation. विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने घटना की निंदा की है। विधानसभा में नेता विपक्ष उमर अब्दुल्ला ने दोषी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। एक मेंबर को इस तरह पीटने की कोशिश, अगर इन मेंबरों को अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है तो उनको इस हाउस में आना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है। जो देश का कानून है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर राज नहीं करना चाहती है। बड़े अफसोस की बात है, इन चीजों की निंदा करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि विधायक के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने सदन के भीतर इस तरह की घटना पर खेद जताया है। राज्य सरकार ने तनाव की आशंका के चलते जम्मू समेत कुछ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगा दी है। निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद पर बुधवार को एमएलए हॉस्टल परिसर में बीफ पार्टी करने का आरोप है। वहां भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर सूचनाओं के ऑटोमेटिक आदान प्रदान पर जोर दिया है। उन्होंने इससे जुड़े समझौतों को तुरंत लागू करने की मांग की है। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि इस उपाय से कर चोरी की समस्या से निपटा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हर साल 100 से 240 अरब डॉलर तक कर चोरी होती है। यह वैश्विक कॉर्पोरेट टैक्स का 4 से 10% है। बैठक में ढांचागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था पर भी बात हुई। मकान खरीदने वालों को रिजर्व बैंक ने एक बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने 30 लाख या उससे कम का घर खरीदने वालों के लिए नियम आसान बनाए हैं। ऐसे खरीदारों को अब घर की कीमत का 90% तक कर्ज मिल सकेगा। पहले 20 लाख तक का घर लेने वालों को यह सुविधा मिलती थी। बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बीच आरबीआई का ये फैसला आया है। वहीं 30 लाख से 75 लाख तक के घरों पर 80% कर्ज मिलेगा और इससे ज्यादा के मकानों पर 75% कर्ज लिया जा सकेगा। आरबीआई ने जोखिम के नियमों को भी आसान बनाया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार योजना बना रही है। दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से आयोजित सम्मेलन में महिलाओं से जुड़े मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया गया। साथ ही राज्यों में नए निर्देशों पर अमल करने की बात कही गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सम्मेलन में गोद लेने, बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों के जरूरी पंजीकरण, महिला कल्याण समिति और आईसीडीएस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राज्यों से केंद्र की योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया। वन बाय वन जो नए सारे इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, वो हम लोग बात कर रहे हैं। और हमने शुरू किया अडॉप्शन से, क्योंकि अडॉप्शन के लिए खाका बना है, पैरामीटर्स बन गए हैं, बस उनमें भरने की जरूरत है। देश में करीब 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। वहीं 40% महिलाएं भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रही हैं। सरकार की योजना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तर्ज पर महिलाओं के लिए भी संस्था बनाने की है। Like the child welfare committees, we plan to introduce some mechanism for the welfare and protection of women at the grassroots level.
सम्मेलन में कई राज्यों के मंत्री और अधिकारियों के अलावा महिलाओं और बच्चों के मामलों से जुड़े जानकार लोग हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन पिछले 10 सालों के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिए किए गए बजट आवंटन पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में कल नेशनल साइंस सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की ओर से आयोजित इस सेमिनार में देश भर से 36 छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित इस सेमिनार में जाने माने वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर यशपाल भी मौजूद थे। उनके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर डॉक्टर तलत अहमद और विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन ने भी छात्रों को संबोधित किया। There is only one country in the world which has declared the need to have scientific temper. दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में कल 8वें CMS वातावरण फिल्म फेस्टिवल का ब्यौरा पेश किया गया। 9 से 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल फोरम में इस साल की थीम जन संरक्षण रखी गई। इसमें कई देशी विदेशी फिल्मों की झलकियां दिखाई गई। इसके बाद समूह वार्ता हुई। इसमें जल बचाने की मुहिम में फिल्मों के असर पर चर्चा हुई। इस परिचर्चा में भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और वाटरमैन के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। साथ ही अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म के निर्माता कृष्णेंदु बोस भी चर्चा में मौजूद रहे। We were really encouraged. We've been encouraged by our partnership with India on these issues, whether it's in clean water or in bringing clean energy solutions. And I think we really share a kind of common commitment in this area, and I've seen it. फिल्म देखकर लोग कैसे अच्छे काम करने लग जाते हैं, ऐसी बहुत सारे साथियों को मैं जानता हूं जिन्होंने फिल्म देखी और उनकी जिंदगी में बदलाव शुरू हुआ। और इधर इसरो ने कहा है कि नवीनतम सैटेलाइट उपग्रह IRNSS का फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। बंगलुरु में इसरो प्रमुख AS किरण कुमार ने कहा कि इस श्रेणी के 7 उपग्रह अगले साल मार्च तक प्रक्षेपित हो जाएंगे। इसी क्रम में GSAT 15 को 10 नवंबर को छोड़ा जाएगा। 4 उपग्रह पहले ही प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश है जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। रूस के हवाई हमलों के बीच सीरिया की सेना ने पश्चिमी हिस्से में सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकार समर्थक लड़ाके भी इसमें सेना की मदद कर रहे हैं और इस बीच सीरिया में रूसी दखल को लेकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रूस की वायुसेना ने गुरुवार को सीरिया में IS आतंकियों के 27 ठिकानों पर हमले किए। सुखोई विमानों ने पूर्वोत्तर इदलिब और उत्तरी एलेप्पो प्रांतों में बम बरसाए। इस बीच सीरिया की सेना ने देश के पश्चिमी हिस्से में बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सीरियाई सेना के मुताबिक रूसी हवाई हमलों के बाद से IS आतंकियों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب। उधर नाटो ने सीरिया में रूस के बढ़ते दखल के मद्देनजर सहयोगी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। तो अमेरिका ने रूसी हवाई हमलों में बशर अल असद के विद्रोहियों को निशाना बनाने पर चिंता जताई है। Ukraine on Syria, the Secretary repeated our concerns about the preponderance of targets that are being struck by Russian military forces that are not ISIL related. इस बीच रूस ने कैस्पियन सागर से सीरिया में दागी गई मिसाइलों के ईरान में गिरने से इनकार किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा कि कैस्पियन सागर से दागी गई सभी मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की महिला लेखिका स्वेतलाना एलेक्सेविच को दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान
महिलाओं के संघर्ष और साहस पर लेखन के लिए मिला है। 67 साल की स्वेतलाना राजनीतिक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। ये पहला मौका है जब किसी पत्रकार को नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी पहली किताब दूसरे विश्व युद्ध पर थी, जिसका नाम था द अनओमेनली फेस ऑफ द वॉर। इसमें उन्होंने रूसी महिलाओं के संघर्ष और उनकी परेशानियों का जिक्र किया है। 67 साल की स्वेतलाना साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 14वीं महिला हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। मैदान में दोपहर से ही काफी बारिश हो रही थी। शाम को बारिश तो थम गई, लेकिन आउटफील्ड गीली रहने से मैच का समय आगे बढ़ता रहा। 3 बार निरीक्षण करने के बाद अंपायरों ने मैच को रद्द करने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका पहले 2 मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इधर शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी लगातार जीत के झंडे गाड़ती जा रही है। दोनों खिलाड़ी चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट की महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जूलिया जॉर्जिस और कैरोलिना प्लिस्कोवा को 7-6, 6-4 से पराजित किया। मार्च में जोड़ी बनाने के बाद से सानिया और हिंगिस अब तक 7 खिताब जीत चुकी हैं। इनमें 2 ग्रैंड स्लैम, विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब शामिल है। और आज प्रादेशिक सेना दिवस है। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिल्ली कैंट के आर्मी ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। जवानों ने भी कदम ताल मिलाते हुए शानदार परेड का प्रदर्शन किया। तो आप देख सकते हैं प्रादेशिक सेना दिवस के मौके पर जवान किस तरीके से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और पाकिस्तान के असैनिक परमाणु करार पर भारत का कड़ा एतराज, कहा पाकिस्तान का देखें ट्रैक रिकॉर्ड। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का धार्मिक सौहार्द पर जोर, नफरत की राजनीति बंद करने की नसीहत। अलबी अखबार अलगात को दिए इंटरव्यू में आतंकवाद पर भी जताई चिंता। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के भाषण की जांच के दिए आदेश। सासाराम और औरंगाबाद में आज करेंगे 2 रैलियां, मायावती भी करेंगी प्रचार का आगाज। पंजाब में किसान आंदोलन तीसरे दिन भी जारी, बंद की वजह से कल 39 ट्रेनें रद्द। सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी, बारिश में धुला कोलकाता T20 मैच। दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से जीती सीरीज।